This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम इन फोकस। मैं हूं जुनैद गुल। आजकल तो सिवाय एनर्जी के और पेट्रोलियम एलएनजी के अलावा कोई बात ही मुल्क में नहीं हो रही है। हर कोई डिस्कस कर रहा है कि इतनी बड़ी डील पाकिस्तान में हुई है, इसकी फ़वाइद मईशत पे क्या पड़ेंगे, इसका हमें क्या नज़र आएगा गोइंग फॉरवर्ड अच्छाई पाकिस्तान में। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज भी अपना जो टॉपिक रखा है वो एनर्जी मिक्स के ऊपर रखा है कि पाकिस्तान में एनर्जी मिक्स होना क्या चाहिए और ये जो एलएनजी की डील पाकिस्तान में हुई है इसके फ़वाइद क्या होंगे, और थोड़ा सा हम समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि इसका जो प्राइसिंग फार्मूला या जो इसकी एंड कंज्यूमर प्राइस होगी वो क्या होगी। नाज़रीन, एनर्जी मिक्स किसी भी मुल्क के लिए वो बड़ा ज़रूरी है कि उसका जो मिक्स है वो इस प्रोपोर्शन में हो कि उसकी मईशत की मुताबिकत उसके साथ हो, ताकि उसके ऊपर नीचे होने से कुछ आप बैलेंस आउट कर सकें। अगर आपको ऑयल महंगा पड़ रहा है तो आप दूसरी रिसोर्स की तरफ जा सकें। पाकिस्तान में इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जो इन्हिसार है एनर्जी के ऊपर वो गैस, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, तो गैस इज़ अराउंड 50% जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। उसके बाद जो है हमारा हाइडल है, फिर उसके बाद ऑयल है, उसके बाद उसके बाद ये कोल थोड़ा बहुत है, न्यूक्लियर है, और उसके अलावा हमारा जो है ये अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज जो है ना उस पर भी थोड़ा सा गवर्नमेंट का जो है वो रुझान जा रहा है। मगर अगर हम पावर जनरेशन की तरफ देखें कि पावर जनरेशन में हमारा फ्यूल मिक्स क्या है, तो उसमें हमारा जो मेन सोर्स है अभी भी फर्नेस ऑयल है, विच इज़ नाउ एट अ लोएस्ट प्राइस लेवल, बट अगेन एक ज़माने में बहुत हाई भी था वो। उसके अलावा हाइडल हमारा है, और उसके बाद गैस थोड़ा बहुत है, न्यूक्लियर अगेन लिटिल बिट, और कोल अगेन बहुत कम है, और अल्टरनेटिव अगेन अभी बिल्कुल इन्फेंसी में स्टार्टिंग स्टेज के ऊपर है वो बिल्कुल वो। अगर हम अपने ऑयल और गैस रिज़र्व्स की बात करें तो गैस के रिज़र्व्स हमारे पास वाफिर मिक़दार में मौजूद थे फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया है, बट आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्लीट होते चले गए, और जो कुछ हमारे नए रिज़र्व्स मौजूद हैं अभी भी हमें इतना ज़्यादा जो है वो नज़र नहीं आ रहा कि उनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, बल्कि हम वी आर लुकिंग एट इम्पोर्टिंग गैस। जैसे हमने अभी एलएनजी की डील की है, टापी पाइपलाइन की डील है, उसके अलावा ईरान पाकिस्तान डील है पाइपलाइन की, वो भी गैस की है। अगर हम स्टेट बैंक के नंबर देखते हैं तो स्टेट बैंक के हिसाब से पाकिस्तान में जो ऑयल का जो फ़र्क पड़ा है उसकी पैदावार का, जनरेशन का, ऑयल की प्राइस गिरने से हमें फ़र्क नज़र तो आया, बट उसका जो ज़्यादा इफ़ेक्ट है वो हमको इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन सेक्टर। उसकी वजह से बहुत मिनिमल सा फ़र्क कंज्यूमर को पास ऑन हो सका है, और जो सर्कुलर डेट है हमारा वो अभी भी जो है वो वहीं उसी लेवल पर खड़ा है जहाँ पे कि हमारा एक ज़माने में सर्कुलर डेट, ये जो आप अभी स्लाइड देख रहे हैं ये आपको दिखा रहा है नाज़रीन कि ये जुलाई 2014 से जनवरी 2015 तक 55% के करीब जो है ऑयल प्राइस में गिरावट आई थी, और अब इस वक्त एज ऑफ नाउ वी हैव सीन अ डिक्लाइन ऑफ 75% इन डिक्लाइन ऑफ ऑयल प्राइसेस। बट जो अगेन जो ऑयल प्राइसेस का जो हमारे जो पास ऑन किया गया है कंज्यूमर को वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं किया गया। ये भी हम डिस्कस थोड़ा बहुत करेंगे कि कितना हम इसको पास ऑन किया गया और कितना होना चाहिए था। उसके अलावा जो हमारा इंटर डिस्को टैरिफ जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी पावर जनरेशन सेक्टर या एनर्जी पावर सेक्टर के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे जो सर्कुलर डेट पे काफ़ी इजाफा पड़ जाता है, और नए सरचार्जेस लगाए गए हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, जिसमें कि एक टैरिफ रैशनलाइजेशन सरचार्ज है, डेट सर्विसिंग सरचार्ज है, और एक है नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट सरचार्ज। ये सरचार्जेस हमारे पे इसलिए लगाए गए हैं ताकि हम सर्कुलर डेट को जो सब्सिडीज़ देनी पड़ती हैं बल्कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को टू कंट्रोल द सर्कुलर डेट एंड द इंटर टैरिफ डिस्को जो टैरिफ है उसको कंट्रोल करने के लिए उसके लिए ये सरचार्जेस लगाए जा रहे हैं, और ये अल्टीमेटली जो पास ऑन हो रहा है सारा ये पास ऑन हो रहा है कंज्यूमर के ऊपर। नाज़रीन, यही चीज़ें डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही सीनियर एक्सपर्ट इंडस्ट्री वेटरन जनाब इंजीनियर सुहेल वजह सिद्दीकी साहब। आई एम श्योर एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ हिम। ही इज़ द एक्स फॉर्मर मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज, चेयरमैन PSO भी रह चुके हैं, और MD एंड CEO सीमेंस वेस्ट एशिया एंड पाकिस्तान भी रह चुके हैं।
सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। सर एनर्जी फ्यूल मिक्स जो एनर्जी मिक्स किसी भी मईशत के लिए, जैसे मैं कह रहा था, बहुत ज़रूरी है कि उसका सही प्रोपोर्शन में होना। सर थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए, बिकॉज यू आर बीइंग द हेल्म ऑफ द अफेयर एज वेल। तो पाकिस्तान में क्या रहा है और क्या होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में शुरू में जो 60s एंड 70s है ना, तो हमारा हाइडल 65% था और थर्मल हमारा 35 के करीब था एंड प्लस। थर्मल मींस कोल, गैस, ऑयल सारा मिला लें, बायोशायर। यही रहना चाहिए क्योंकि हम हाइड्रो है, हमारे पास पानी है, हमने बनाया नहीं डैम। तरबेला के बाद से कुछ भी नहीं बना। नीलम जलम सुने जा रहे हैं, 14, 15, 16 साल हो गए 2000 से लेकर अभी तक नहीं बना। प्राइस भी उसकी 95 बिलियन से बढ़ के 416 बिलियन हो गई। सेम इज़ ज़्यादा। तो हमारा तो हाइडल पे जोर होना चाहिए, जो हम करते नहीं। वो भी 3 साल में लग जाता है, रन ऑफ द रिवर भी 3 साल में लग जाता है। इंटेंसिव नहीं जी, कैपिटल इससे ज़्यादा थोड़ी। $1 बिलियन आप साल के देंगे एलएनजी इंपोर्ट करने के, इतना ही उसका भी है ना। ये कैपिटल तो हर जगह ही लगता है सर, कौन सी जगह कैपिटल? मगर फिर वो जो कंसेंसस बिल्डिंग बिटवीन द प्रोविंसेस और यार वो लगा लेना, जिनमें कालाबाग डैम के अलावा भी तो रन ऑफ द रिवर पे, उस पर तो कुछ भी नहीं है। आखिरी जो लगा था वो गाजी बरोता 2002। मैं असल में आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, हमारे 5 सेक्टर कंज्यूम करते हैं एनर्जी, जिससे ताल्लुक है। देखिए, इकोनॉमी इज़ द मेन टारगेट ना, कि आपने इकोनॉमी को बेहतर करना है। तो ये तो बाकी सारे रॉ मटेरियल है ना उसके, इकोनॉमी के। तो देखें, आपका जो कंज्यूम, जहाँ पर ये चीज़ें खर्च होती हैं, जो आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करें, एलएनजी का करें, हाइडल का करें, गैस का करें, वो होती है पावर सेक्टर, पावर प्लांट्स, बिल्कुल, फर्टिलाइज़र, बिल्कुल, और डोमेस्टिक कंज्यूमर, सीएनजी एंड इंडस्ट्री। अगर इनको आपकी सप्लाई सस्ती नहीं मिलेगी तो एक्सपोर्ट्स सस्ती नहीं हो सकेंगी। और ये अगर यूँ चलती रहेगी, यानी इसकी फ्लक्चुएशन भी होती रहेगी, लोड शेडिंग भी होती रहेगी, प्राइस में भी फ्लक्चुएशन होती रहेगी, तो ये इंडस्ट्री फल फूल नहीं सकती। और जब ये फल फूल नहीं सकती तो ये आपकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा नहीं सकेगी। जब एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो आप पैसे कर्जा लेके अपना डेट उतारेंगे। कर्जा लेके डेट नहीं उतारना चाहिए। कर्जा लेके जो आप इन्वेस्टमेंट करें, उससे जो प्रॉफिट हो, उससे डेट सर्विसिंग होनी चाहिए असूलन। मैं आम आदमी, आप बिजनेस में भी यही करते हैं कि अगर बैंक से कर्जा लेते हैं तो उसका मजीद कर्जा लेके कर्जे की किस्त नहीं उतारते, उसमें कमाते हैं और फिर उससे उतारते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा है, जिसलिए कर्जा बढ़ता जा रहा है, जिसका सबूत ये आपके पास तो सारी रिपोर्ट है स्टेट बैंक की। कर्जा बढ़ता जा रहा है, लोकल भी और फॉरेन एक्सचेंज में भी। महंगा कर्जा भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम घबराहट में तेजी से लेते। इसी तरह हम मजीद डील कर रहे हैं, जो भी डीलें कर रहे हैं उसकी नताइज 3 साल के बाद आएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, बीच में एजेंट है। मिसाल तो एलएनजी की डील हुई है, इसमें पहले तो एक्स प्राइस होगी, फिर उसके बाद एक्स शिप प्राइस होगी, उसके बाद टर्मिनल की प्राइस होगी, उसके बाद सुई सदर्न, सुई नॉर्दर्न, फिर पीएसओ का अपना प्रॉफिट, फिर पीक्यूए का अपना सरचार्ज, फिर पाइपलाइनों का, फिर यूएफजी इसमें डाली जाएगी, फिर गैसिफिकेशन, रीगैसिफिकेशन के जो लॉसेस होते हैं तकरीबन। सर $5.5 एक्स शिप प्राइस पड़ रही है, तो अगर ये सारे ये तो आगरा बताएगी ना, बाकी क्या हमें नहीं मालूम। अंदाजे के मुताबिक कहाँ तक जा सकते हैं हमें तो नहीं पता, मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, इसलिए कि ये तो आगरा सेट करती है। 2 दिन से सोच रहा हूँ कि व्हाट कुड बी इट। देखिए ना, अब ये डिपेंड करता है, अभी तक ये तय नहीं हुआ कि पीएसओ 4% लेगी, 1% लेगी, आधा लेगी। आगरा ने मना कर दिया, उसने कहा हम 2 से ज़्यादा नहीं देंगे या 1.5 से ज़्यादा नहीं। वो 4 कह रहा है। अब अगर 4 है तो प्राइस कुछ और होगी, अगर 1.5 है तो कुछ और होगी। सुई सदन क्या लेगी, अपना ट्रांसमिशन की चार्जेस, पीक्यू क्या लेता है, अभी इसमें से कोई चीज़ सेट नहीं हुई है। अभी तो एक एग्रीमेंट हुआ है, जो कि मुझे ये भी नहीं मालूम, मैंने एग्रीमेंट नहीं देखा, इसलिए मैं ना अच्छा कह सकता हूँ ना बुरा नहीं कर सकता। मुझे ये नहीं मालूम एग्रीमेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ है या एग्रीमेंट कोई बीच में एजेंट है या कोई बीच में कंपनी है, थर्ड पार्टी, उसका कमीशन अलग होगा। सो यू हैव टू चेक ऑल दीस थिंग्स। जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेंगे फिर हम एनालाइज करेंगे, और 3 साल के बाद आपको पता चलेगा इस तरह के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसकी अच्छाई या बुराई आप आज पता ही नहीं कर सकते। सर कॉन्ट्रैक्ट पढ़े बगैर, बीइंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, क्योंकि आप 10 साल है ना सर, मैं 18 साल काम किया जिंदगी मैंने अपनी बगैर कॉन्ट्रैक्ट पढ़े। मैं एक बात आपसे पूछना भी चाहूँगा और कह सकता हूँ बड़ी क्लियरली कि इट्स अ वेरी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑन पाकिस्तान पार्ट। देखिए सर, और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट मेरे एक्सपीरियंस मतलब अच्छा नहीं है। मैं अगर इतने पैसे पाकिस्तान की लोकल गैस निकालने पे लगाता तो शायद इससे ज्यादा निकाल लेता। बाउंड कि हम नहीं, मैं 10 साल में अपनी इतनी गैस निकाल लेता। खैर कोई बात नहीं, एलएनजी चाहिए हमें, फिर भी हम जितनी भी निकाल लें हमें थोड़ी बहुत इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में 18 मुल्क एक्सपोर्ट करते हैं, 18 लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हम 21 मुल्क इंपोर्ट करते हैं ना, तो हम उनमें से 21 में से। सर मुझे लाने पे कोई एतराज नहीं, बट द वे द कॉन्ट्रैक्ट इज स्ट्रक्चर्ड मुझे थोड़ा सा अभी देखें, हमने पढ़ा नहीं इसलिए मैं उस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। अगर ट्रांसपेरेंसी लानी है तो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, किताब या आपको मिल जाए, मीडिया को किसी को हमें प्रोवाइड कर दी जाए। एक एलिमेंट एक और है सर, जो कि अभी थोड़ा सा नजर आ रहा है कि $7.5 लाख आर द फ्रेट चार्जेस
पर कार्गो। सर, जब वो शिप लेके आएगा, ये सब अंदाजे हैं। नहीं सर, ये क्लियरली ये अखबारों में आया, मैंने देखा है, अखबारों मीडिया में देखा सर, है मैंने। अखबार की भी रिपोर्ट सही नहीं होती। उसमें 4.5 लाख जो है वो अभी तो आज अखबार में आएगा $20 मिलियन वो लेंगे पोर्ट कासिम वाले, आप जब उठा लेंगे, अखबार रखा है आज वो भी है। तो भाई वो तो अभी ये देखें हवा में बात, जब ये सारे एड ऑन होंगे ना, फिर पता चलेगा एट द एंड कंज्यूमर को क्या मिलेगी। और ये कंज्यूमर 5 हैं, अगर इनको अफोर्डेबल प्राइस नहीं मिली तो फिर कोई फायदा नहीं है। सर, लाहौर के जो CNG पेट्रोल पंप ओनर्स हैं, SNGPL ने उनसे कहा था कि आपने पंप्स खोल लें, हमको LNG सप्लाई करेंगे, और प्राइस उनको मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया। नहीं, पावर प्लांट्स ने मना कर दिया। IPP तो वैसे ही कहते हैं कि फर्नेस ऑयल वो कह सस्ता रहे है हैं अभी तो हमें हम। अच्छा, दूसरे फर्नेस ऑयल अभी सस्ता है, 3 साल 4 साल बाद अगर बढ़ गया तो फिर आप क्या करेंगे? Absolutely। और उस वक्त आप 10 साल, बाकी 8 साल आप अपनी जेब से देते तो ये भी बढ़ जाएगा, अफोर्डेबल ब्रांड क्रूड से पैक्ड है ना सर। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, तो इसलिए सर्कुलर डेट, अब PSO ने पैसे देने 15 दिन के अंदर, वरना पेनल्टी है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब अगर PSO अभी वो अपने ऑयल के पैसे नहीं दे सक रहा, तो अगर सर्कुलर डेट में हर 15 दिन के बाद, अब ये कहाँ से आएंगे पैसे मुझे नहीं मालूम। गैस के ऊपर ऑलरेडी पाइपलाइन का सरचार्ज लग चुका है, नीलम झेलम गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लग चुका है, ये वो। और पाकिस्तान में अगर ईस्ट पाकिस्तान का फ्लड लगा था ना, तो वो भी आज तक लग रहा है। ईस्ट पाकिस्तान अब नहीं है, बांग्लादेश हो गया, लेकिन हम फ्लड वो किसी और नाम से एडजस्ट हो गया, कम नहीं हुआ। तो वो जो है ना, ये सारी चीज़ें आपने डिमांड सप्लाई है, हमें अभी क्लियर नहीं हो रहा कि साहब 4.2 बिलियन है ना, तो अब 600 आएगी इसमें हमारे पास। जो अच्छा जो मंगाया, जिसका मुआहदा किया है वो कहीं ज़्यादा है, तो हमारे पास तो अभी टर्मिनल नहीं है, वो इंपोर्ट कैसे होगी? अब ये देखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट में क्या है। मतलब टर्मिनल की कैपेसिटी सिर्फ 600 है, राइट, ओके, और हमें इंपोर्ट ज़्यादा करनी है, जो आपने एग्रीमेंट किया वो ज़्यादा है। बहरहाल वो अभी 1-2 दिन में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। जहाँ तक ईरान पाइपलाइन है, जिसका ऐड आया आज अखबार में, और टापी है, ये तो दोनों टापी तो खैर बनेगी नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरह के नहीं, जो चारों तरफ हमारे सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ईरान पाइपलाइन बन सकती है, तो वो भी ₹5। अगर ये कह रहे हैं उससे ज़्यादा महंगी ईरान पाइपलाइन, स्टिल एक्सपेंसिव 5.95 है। वो तो डिपेंड करता है ना, आप पाइपलाइन में कितनी महंगा डालते हैं। अगर आप पाइपलाइन शराफत से सही डाल लें तो वो 5.7 है, ये 5.35 है, तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। वो आप अगर इकोनॉमिकली पाइपलाइन डालें, और UFG, अब इसके लिए भी तो पाइपलाइन डालनी पड़ेगी, तो वो उसके पैसे भी तो देने पड़ेंगे आपको। LNG जब आप वहाँ 2 प्लांट लगा रहे हैं, मियाँ वाली या कहाँ पर, गवादर में भी लगेगा नहीं, हाँ, तो उसके लिए पाइपलाइन तो डालेंगे ना, वहाँ पाइपलाइन तो नहीं है, तो वो पाइपलाइन के भी तो पैसे हैं। तो ये 5.35 तो X है ना, फिर वो सारे ऐड ऑन होंगे। ईरान पाइपलाइन में तो और कुछ नहीं होगा ना, सिर्फ 5 तो इस तरह ये सारी चीज़ें देखनी, कंपेयर करनी पड़ेंगी। अभी हमारे पास क्लियर नहीं है सिचुएशन, सच्ची बात ये मेरे पास कम से कम क्लियर नहीं है। अभी ये 3 साल में आपको इम्पैक्ट पता चल जाएगा, सारे एनालिस्ट बोलना शुरू कर देंगे। मैं अभी से बता रहा हूँ कि ये अभी क्लियर नहीं है, अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर हम अगले प्रोग्राम, मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने अगर ये कर ले, नहीं देखिए, अभी तो आपको पता नहीं ना कब से इंपोर्ट होना शुरू होगा। 1 साल का वो है, ग्रेस है, फलाना है या नहीं है, मुझे ये नहीं मालूम। फॉरेन इंपोर्ट करनी है या ग्रेस है, वो तो शिप तो ऑलरेडी आ रहे हैं इनके पहले। नहीं, वो तो उस पे आ रहे थे, स्पॉट प्राइस पे आ रहे थे, और 1-2 आए, 3 आए। अभी कितना, जब कंटिन्यूस सप्लाई होगी फिर देखना होगा कि भाई पाइपलाइन ने कैसे उसको एक्सेप्ट कर रही है, PSO पैसे दे पा रहा है। अभी तो पब्लिक दे रही थी, अभी तो कोई पैसे दे ही नहीं रहा। पेनल्टी का स्ट्रक्चर क्या है, पेनल्टी का स्ट्रक्चर क्या है? जैसे अभी ईरान पाइपलाइन पे थी कि फलां तारीख तक नहीं पूरी हुई तो 1 मिलियन ओपन स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट एज वेल फॉर 105% ऑफ द प्राइस कार्गोज एंड 6 कार्गोज। मेरा कहने का मकसद है कि वो कहाँ से पैसे आएंगे, अभी तो इकोनॉमी है, फिर आपको कर्जा लेना पड़ेगा लॉन्ग टर्म। अच्छा, जो सबसे बड़ी बात है ना, वो मुझे ये समझ में नहीं आती कि हम लोकल गैस की एक्सप्लोरेशन पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे, वो देना बहुत जरूरी है। तो इसको क्यों, मतलब since you have been in part of that, क्यों इसमें क्या, what are the impediments? देखिए, अब मुझे नहीं समझ में आता कि इंपोर्ट में हम लोग बड़े, जिस चीज़ को हम इंपोर्ट करते हैं ना फॉरेन एक्सचेंज में, उसमें हमारी हर गवर्नमेंट जो है ना, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, वो बड़ी इंटरेस्टेड होती है। जो लोकल इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करने में गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं होती। आई कैन ओनली सी 1 पॉइंट कि वहाँ पर शायद कमीशन बार मिलने का अच्छा चांस होता है, यहाँ लोकल में नहीं होता। मैं, और मुझे पता नहीं है, मैं आई कैन नॉट कन्फर्म इट, ये तो जो अदारे हैं वो कर सकते हैं, जो जिनका ये काम है। लेकिन मुझे हर गवर्नमेंट का फोकस इंपोर्ट्स पे बहुत लगता है। एनर्जी इंपोर्ट कर लो, पहले वो LPG में था, नहीं पहले वो भी है ना, कासा, यानी इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट कर लो। हाँ, हर चीज़ इंपोर्ट कर लो, अपने यहाँ कुछ डेवलप ना करो। अपने जो वेल्स हैं जिनमें 1000 MMCFD से ज़्यादा लीगल इश्यूज़ की वजह से कैप पड़ी हुई है, उसको ज़रा सा रिजॉल्व कर लें तो 1000 वहाँ से। लीगल इश्यूज़ क्या है? तो वो प्राइसिंग के इश्यूज़ हैं। मतलब वो कभी अलॉट हुआ था ब्लॉक, उसके बाद निकला कब, तो उस वक्त प्राइस चेंज हो गई, तो वो लोग डिमांड करते हैं। प्रोविंशियल या फेडरल? 18वीं अमेंडमेंट के बाद तो बिल्कुल ही चूचू का मरब्बा हो गया ना, कोई कभी कोई यहाँ भेज देता, कभी वहाँ भेज देता। बहरहाल
ओगरा को चाहिए कि इसमें थोड़ा सा Intervene रोल करके अच्छा इसको करे, थोड़ा- इंटरवीन करे, और खाकाना भाई साहब जो इस सारी चीज़ को देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से देखें और इसको ओपन मगर- करें, और इन चीज़ों पे उनकी अब नज़र तो हमने अच्छी ये होगी डील क्या। साइन कर दी है ऑलरेडी 15 साल के लिए, तो अब तो अगर जब डील अगर देखेंगे कोई- फिर बताएंगे अगर कोई और गवर्नमेंट आती है, अगर वो चाहे भी एक्सप्लोर करना, तो उसकी सर कॉस्ट देखें, जब भी कभी जिस गवर्नमेंट में कोई भी डील साइन होती है ना, उस वक्त बड़ी उसकी तारीफ होती है। जब वो गवर्नमेंट चली जाती है तो उस पर उतनी ही क्रिटिसिज्म, ये सबसे गलत खराब है, डील यही ये थी, भी सर। गलत तरीका है। बिल्कुल। जो क्रिटिसाइज करना है अभी करो, और तो जाने सारे का- खामोश हैं वैसे- देखिए पिछली गवर्नमेंट ने जितनी डीलें की वो आज आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बिल्कुल। उस वक्त किसी ने कुछ नहीं बोला। किसी ने मैं इसके खिलाफ हूँ। जिस वक्त आप गलत काम कर रहे हैं उस वक्त, या सही काम कर रहे हैं उस वक्त, उसकी तारीफ करें, क्रेडिट दें, या उसकी बुराई करें और उसको उसी वक्त सही करवाएं। Right. जब हो गया फिर उसके बाद रोने से क्या फ़ायदा ना, उसका कोई नतीजा निकलता नहीं है। exactly. वो जो खर्चा हो गया, जो चला गया। अब हम लोगों की आदत है कि जिस वक्त जो भी हुकूमत में है जिस तरह की, आप उसकी तारीफ़ करो, और क्योंकि डरते हैं लोग कि यार नहीं की तो मसला हो जाएगा ये। Exactly. लेकिन आप सच बोले ना, जब आप सच बोलेंगे तो ना बुराई होगी ना अच्छाई होगी, और कोई भी आदमी बुरा नहीं मानता। हम तो सपोर्ट के लिए ही बता रहे हैं ना कि भाई ये मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट में है, ये ऐसे नहीं करें, ये नहीं करें, तो लेकिन तनकीद ना करें, हम उसको मशवरे दें, अपने साबित करें कि हम जो बात कर रहे हैं वो सही है। कह रहे हैं $1 बिलियन की सेविंग इसमें होगी, इस पता नहीं सर ये तो अब कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ लूँ मैं ज़रा, मुझे अभी कल तो साइन हुआ है ना ये, अब ये ज़रा हम पढ़ लें तो फिर हम आपको बता देंगे कि सेविंग कितनी होगी, हम ये हमारे लिए फेवरेबल कितना होगा, आज से 3 साल बाद कैसा होगा, 5 साल बाद कैसा होगा, 10 साल बाद कैसा होगा, 15-16 साल बाद कैसा होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अगेन द क्वेश्चन इज अभी देखिए हम एक डीजल के कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हुए हैं जो पीएसओ ने किया हुआ है कुवैत पेट्रोलियम से, उसकी भी प्राइस, फिर एक हमने जो एपीएल पाइपलाइन डाली हुई है उसके कॉन्ट्रैक्ट में हम फंसे हुए, किसी गवर्नमेंट ने की थी, आज आप दिए जा रहे हैं वो पैसे बनाए जा रहे हैं। डीजल वाली भी हम पे कर रहे हैं, जी, कैन नॉट कम आउट ऑफ द नहीं, कॉन्ट्रैक्ट। नहीं। सर मेरा यही बिल्कुल क्वेश्चन था कि अगर कोई गवर्नमेंट कोई ज़्यादा जैसे आप कहते हैं कोई सोचती नहीं है इंडिजिनस सोर्सेज को निकालने को, कोई कल को गवर्नमेंट ऐसी आ जाती है जो कहती है ठीक है यार हम वील एक्सप्लोर आवर इंडिजिनस रिसोर्सेज, और हम तो वो करना चाहे भी तो नहीं कर सकेंगे, बिकॉज ये डील तो 10 साल नहीं, तो वो पैसे फंस गए ना, अब कहाँ से मैं वही कह रहा हूँ, वो तो पैसा पैसे चाहिए फंस गए ना। हमारे। अब आपने देखें, आप पैसा कहाँ, जब आप बिजनेस करने निकलते हैं किसी भी चीज़ का अपना, तो आप पैसा कहाँ लगाते हैं जहाँ आपका रिटर्न ज़्यादा हो। मैं तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे चेक करूंगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। ओके, मैंने जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें से मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मेरा सर्कुलर डेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। एग्जैक्टली। अगर सर्कुलर डेट एलएनजी आने के बाद बढ़ रहा है तो फिर गलत है। एक ही आप फैक्टर ले लें ना, और अगर वो कम हो रहा है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, थोड़े दिन में ये फिगर छुपी थोड़ी रहती है। तो अब मेरे हिसाब से तो अभी मुझे नहीं मालूम कि बढ़ेगा या कम होगा। कम हो जाएगा वाह वाह, अगर बढ़ गया तो फिर हमें मुसीबत पड़ जाएगी, फिर हमें खुद ही रिव्यू करना पड़ेगा। नजर तो यही आ रहा है कि थोड़ा सा इसमें ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं हो, समझ नहीं आ रहा कि प्राइसिंग कैसे है, ट्रांसपेरेंसी तो खुद ही आ जाए, अगर कॉन्ट्रैक्ट सामने आ जाए, हम उसके क्लॉजेस पढ़ लें जो मेन क्लॉजेस है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे ही होता है ना, उसमें पेमेंट क्लॉजेस क्या है, प्राइसिंग फार्मूला क्या है, और एग्जिट क्लॉज क्या है, बस ये 3-4 चीजें पढ़नी होती हैं। ये 10-15 सफ़े होते हैं, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं। बाकी तो सारी चीजें लीगलिटी होती है जो वो बनाते हैं। एग्जिट क्लॉज तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप जब भी छोड़ेंगे इसको, यू विल हैव टू पे फॉर द फुल टर्म। बस ये चीजें बताने समझ नहीं आ रहा। अब ये अब देखिए ना, मेरा जो सबसे बड़ा डर होता है ना वो ये होता है कि जब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना तो वो 2-3 सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट के सामने से गुजरते हैं। जैसे आईपीपी का हुआ था, आईपीपी पहले हुआ जब मुशर्रफ साहब बीच में, जब उनकी हुकूमत आई एक बीच में, जिन्होंने किया था, उनके बाद एक और हुकूमत आई, उन्होंने सारे पकड़ लिया, हैपको बंद कर दिया, ये कर दिया। फिर दूसरी हुकूमत आई, उन्होंने दोबारा खोल दिए सारे केसेस आईपीपी के, फिर वो रिजॉल्व हुए, उसमें बड़ा लॉस होता है। तो अब ये भी 16 साल का, इसका मतलब 3 हुकूमतें से देखेंगी। अभी इनकी 2 साल रह गए, 2 साल इनके रह गए, 2 साल के बाद 16 साल 14 साल बचे, तो इसका मतलब 3 हुकूमतें सब्सिक्वेंट देखें। वो इस पे कैसे तबसरा करती हैं, इसको क्या क्या खोलती हैं, वो एक अजीब मुसीबत। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग एनी स्टेटमेंट ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट अंटिल अनलेस इट इज 200% ट्रांसपेरेंट। क्योंकि ये हुकूमत ने 2018 के बाद अगर दोबारा आ गए, चलो बड़ी अच्छी बात है, तो फिर ये देखेंगे। लेकिन उसके बाद तीसरी दफ़ा आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर चौथी दफ़ा आने के चांसेस क्या है, मतलब 3 subsequent governments will look into it। बट सर इसमें एक और एंगल भी है, बायलैटरल एक फॉरेन जो हमारी पॉलिसी है उसके हिसाब से भी देखा जाए, अगर ये
कल कोई और गवर्नमेंट आके इसको नल एंड वॉइड करने की कोशिश भी करती है तो दैट विल अफेक्ट योर रिलेशनशिप विद द कतर गवर्नमेंट एज वेल, जो कि हमारा एक बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है गल्फ नेशंस में। देखिए ये तो हर बड़े कॉन्ट्रैक्ट में, ये देखें ये तो हर बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे मसाइल आते हैं, लेकिन इनको डिप्लोमेटिक तरीके से हल किया जाता है, इसीलिए हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, इसीलिए हमारे पास द रोल ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री अभी भी अगर एज ऑफ नाउ भी देखें तो देखिए अगर रोल कोई प्ले नहीं कर रहा, अगर कोई रोल प्ले नहीं कर रहा तो उसका मकसद ये नहीं है कि वो है नहीं, वो तो फिर इनकॉम्पिटेंस है ना। इसका जो ब्रंट अगेन आता है सर वो एक आम पाकिस्तानी पे आता है। उसकी वजह मैं बताऊं कि इफ यू नो अबाउट द मिडल ईस्ट डायनामिक्स, एक ज़माने में मिडल ईस्ट में रहते हुए पाकिस्तानियों को कतर और कुवैत के वीज़े नहीं मिल रहे थे। आपको एक बात मैं बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं कि गैस आइंदा आने सालों में ज़्यादा हो जाएगी, तो सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी। हमने क्योंकि ऑयल से रखा है, ऑयल की शायद हो सकता है प्राइस बढ़ जाए तो फिर हमें उस वक्त इसकी तकलीफ होना शुरू होगी, अभी नहीं होगी। तो अभी तो देखें ना, अभी तो हमें पता ही नहीं है, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं बल्कि एक तरीके से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि चलो एक साइन तो हुआ ना, एक तरीका तो शुरू हुआ ना, पहली दफ़ा कुछ ना कुछ होगा तो फिर आप देखेंगे कि भाई सही हुआ या गलत हुआ। ये हमारे सबका इख्तियार है, कौम का भी इख्तियार है पूछना कि भाई ये क्यों गलत किया या क्यों सही किया। सिर्फ मुबारकबाद सिर्फ साइन करने पे देनी चाहिए, यू डोंट नो द हमें कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता, कॉन्सिक्वेंसेस की मुबारकबाद हम 2 से 3 साल बाद देंगे। 2 से 3 सर, आई डोंट थिंक यू विल हैव टू वेट दैट लॉन्ग। आई थिंक नजर आना शुरू हो जाएगा, पता चले ना। अभी 2-3 कंसाइनमेंट आए, फिर आपका ओगरा का कमेंट देखें, उस दिन भी थोड़ी सी बदमज़गी हो गई ओगरा के साथ, उन्होंने कहा ये प्राइस आप नहीं दे सकते, तो किसी ने कहा कि नहीं जी आपके पास पैसे हैं तो आप दे दें। एक और जो फैक्टर है सर, जो मैं आपसे ऑफ द एयर भी डिस्कस कर रहा था, कि जो उसकी डेप्थ है बेट की, जहाँ पे ये शिप आने, वो जो है नहीं, वो तो कंसल्टेंट के 400 पॉइंट हैं इसमें। मैं कई अखबार में पढ़ रहा था ये अभी रिसेंटली कि जो कतर गैस वाले हैं उन्होंने एक लेटर भेजा है ओगरा को या हमारी या पीएसओ को, वो बड़े नहीं भेजेंगे, एफएसआर नहीं आएंगे। अच्छा, तो बड़े वाले नहीं, वो नंबर ऑफ शिप बढ़ जाएंगे, फिर नंबर ऑफ शिप शायद बढ़ जाए, लेकिन उसका मसला ये है कि देखें यहाँ जो ये बिल्कुल कोने पे है जहाँ एलएनजी बनाई है ना, तो यहाँ पर ख़तरा ये है कि जब एक जहाज़ खड़े होते हैं ना, तो जब कंटेनर शिप गुजरता है जो बहुत ऊंचा होता है, और अगर 30 नॉट से ऊपर की हवा चले तो कंटेनर शिप ड्रैग होता है थोड़ा सा, वो अगर इससे खुदा ना खास्ता टकरा गया तो इट्स अ बॉम्ब, तो फिर आपका पूरा चैनल बंद हो सकता है। और ये चीज़ें जो कंसल्टेंट्स थे, मैंने उनकी रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें ये लिखा हुआ है कि डेप्थ इसकी पूरी, अच्छा जितनी डेप्थ कम होगी ना, तो जब बराबर से शिप गुजरता है तो वो उछलता बहुत है। तो ये यहाँ पर शायद 10 से 11 मीटर है और होनी 14 चाहिए, जो मेरी नॉलेज कहती है। तो अगेन टेकिंग बॉम्ब, खुदा ना करे कुछ भी हो सकता है। देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, वैसे अल्लाह ताला हमें हमेशा हिफाजत में रखे, और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है इस मुल्क के ऊपर कि बहुत सारी चीज़ें इस मुल्क में होनी चाहिए जो दुनिया में होती हैं वो यहाँ नहीं होती। मैं खाली वो हमारी दुआएं या हमारी अच्छे लोग होंगे वजह से होती है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि डेथ, इसमें कंसल्टेंट्स के भी इशू हैं, पोर्ट कासिम के भी इशू हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसे लगेंगे, पैसे लगेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेना है हमें अभी, एंड विल कम बैक फ्रॉम द ब्रेक वेरी सून, हम दोबारा डिस्कशन अपना वहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। नाज़रीन वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो प्राइस एलएनजी की जो डील हमने हुई है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और क्या उसमें हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है। हम बात कर रहे थे सर डेप्थ ऑफ द बेड जो हमारा है पोर्ट कासिम, देखिए विड्थ तो जो है ना वो भी थोड़ी कम है और डेप्थ भी थोड़ी कम है। बारह उसे वो तो पोर्ट कासिम का इशू है, दे हैव टू लुक इनटू इट, एंड इफ दे सर अगर उसको डेवलप करना पड़ेगा $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ये भी है, करें करना पड़ेगा, तो which will take time as well, टाइम भी और करें राइट। और कंज्यूमर देखें ये सब चीज़ें जब तक आप एक साथ नहीं करेंगे ना तो इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं आएगा। फिर होगा ये कि एक चीज़ ठीक हो जाएगी, एक चीज़ खराब हो जाएगी। मेरा हमेशा से एम्फेसिस ये होता है कि क्रिटिसाइज ना करें, हम हेल्प करें, हम लोगों को मशवरा दें, पॉइंट आउट करें कि भाई आप ये चीज़ें भी देख लें ताकि आपका टोटल जो पैकेज है ना वो अच्छा लगे, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। मकसद ये नहीं है कि मैंने एक काम कर लिया और बाकी 2 काम खराब हो गए, तो वो जो है ना एक टोटल अगर आप रोड मैप बना के चलें ना तो उसमें बड़ा फ़ायदा होता है। वरना इलेक्शन का हाइप तो क्रिएट हो जाती है लेकिन वो लीडरशिप वाली हाइप नहीं होती। लीडरशिप नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करती है और पॉलिटिकली आप अगले इलेक्शन के लिए काम करते हैं। हमें तो खाली एक इलेक्शन
डायरेक्शन नहीं के लिए नहीं करना ना, हम तो तो एज ए फॉर्म एनालिस्ट के लिए, देखते हैं बिल्कुल। कि जनरेशंस का क्या होगा, तो हम वो पॉइंट देखना हमारे लिए देखें। जैसे अभी बैन लग गया विंड पे, उस दिन मुशाहिद साहब आए हुए थे, मुशाहिद साहब को चेयरमैन बनाया विंड पावर के ऊपर, वो देख रहे हैं। इसी तरह मुशाहिद हुसैन जो है, मुशाहिद जो- हुसैन अच्छा, साहब जो ओके। सेनेटर हैं वो जी। चेयरमैन बने, ओके। उनसे भी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं देखूंगा इसे कैसे हटाएं, कुछ शिकायत कर रहे थे लोग जिनके पास लाए। सर ये that was my इसी next तरह topic of discussion. सोलर का है कि वो लगने के बाद बैन हो गया, सुना सर मैं ये डिस्कस करना आपसे चाह रहा था कि विद ऑल द बेसिकली जो क्रक्स है वो हमारा एनर्जी मिक्स है, ठीक है। अच्छा, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखते हैं, जर्मनी जहाँ पे धूप सूरज जो है हमसे बहुत कम है, बट दे आर राइट नाउ एट 40% सोलर पावर, जाके धूप नहीं, इतनी 90 कम तो नहीं है, 30% 30% के करीब खड़े हैं, और उनका विजन ये है कि बाय 2030 दे वांट टू मेक इट टू 75 देखिए to वो 80%. क्यों खड़े हुए हैं, उन्होंने ये देखा कि हमारे पास फ्यूल नहीं है, नहीं तो इसलिए वो सर, हमारे सूरज पास से तो ले रहे हैं सूरज और अल्लाह ने हवा हमको से ले रहे हैं। सबको इतना सूरज दिया है, तो व्हाई आर वी नॉट इन्वेस्टिंग इन दैट मैं सर टेक्नोलॉजी? यही तो इतनी देर से बोल रहा हूँ, जो जुलेखा मैं बोल रहा हूँ कि साहब हम एक रेसिपी नहीं बनाते, रोड मैप नहीं बनाते, हमें ये पता होना चाहिए कि मैंने सोलर को कितना ले जाना है, किस प्राइस पे ले जाना है, मैंने विंड को ताकि वहाँ मेरा रिटर्न पॉजिटिव हो। अगर मैं नेगेटिव में रिटर्न ले लूँ, मैं ऐसा टैरिफ दे दूँ विंड को और सोलर को, या इतना महंगा लगा दूँ, जैसे 100 मेगावाट का वहाँ लगा, वो मिलता एवरेज 12 मेगावाट भी नहीं है। सर इज इट ट्रू? ये सही है, एवरेज ऐसे ही होता है ना, जब सूरज गायब हो जाता है तो 9 से 3 बैटरी- तक, फॉर माय अंडरस्टैंडिंग 9 से 3 तक जो है सूरज पाकिस्तान में मिलता है आपको, ठीक है, 6 घंटे। अब बाकी अगर वो नहीं मिलता। एवरेज 80 मेगावाट भी दे रहा है तो इस अराउंड अच्छा खासा एक नहीं 12-13 आता है ना पूरे साल तो ये का इसका हाउ डज इट होल थिंग वर्क? 12-13 कैसे आ रहा है? मतलब जब उन्होंने एवरेज होता है ना पूरे दिन का, यानी सुबह 80 दे रहा है, फिर शाम को वो 15 आ गया, 16 आ गया, सूरज की डायरेक्शन बदल गई, तो सेम तो डायरेक्शन 6 घंटे तो आपको अच्छा मिलता है तो बस वो टोटल एवरेज जो निकाला, वो 12, मैंने नहीं 13, निकाला, 12 कंसल्टेंट ने निकाला 12 मैक्सिमम, और टैरिफ सेटिंग जो हुई है वो 12 वो उसी के हिसाब से हुई, तो इसलिए बहुत महंगी पड़ती है ना सर। उन्होंने 12 पे की हुई टैरिफ जाहिर सेटिंग जो है, है। आपने कैपेक्स तो वही लगा है ना आपका, तो ऑपेक्स भी लग रहा है, तो फिर ग्रिड भी हमारे पास स्मार्ट नहीं है, तो वो लॉसेज हमारे वही क्योंकि ये हैं। जो- देखें अब 12 मेगावाट आप 12 मेगावाट मिल रहा है, अगर आप 100 पे 7% का लॉस है, तो फिर सारा लॉस में चला गया ना। ट्रांसमिशन लॉसेज भी तो हमारे काफी ठीक ठाक हैं। हाउ कैन यू कंट्रोल दिस? सर ये सारी टेक्निकल चीजें हैं। मैं सर एक बात यहाँ- करूं, जैसे जो बाकी जैसे इंडिया में भी 7000 मेगावाट इज ऑन अल्टरनेटिव लाइक सोलर एंड विंड के ऊपर उन्होंने लगाया हुआ है, तो उसके लिए ये जो एवरेज आउट जो तो वो ग्रिड 100 भी की बनाते जगह हैं, 12 ट्रांसमिशन लाइन भी बनाते वो तो हैं, सर वो उसको सारा आगे कुछ provide साथ कर साथ दें। करते रहते हैं ना। तो यहाँ पे इसकी जो ये यहाँ लॉस पैरेलल नहीं करते, हम एक चीज पे फोकस कर लेते हैं, दूसरी चीज है हमने जैसे रोड फोकस कर ली, तो बस हम रोड करते रहेंगे, रोड के चारों तरफ का लॉस सर इसलिए हो रहा है कि ग्रिड में नहीं जा रहा डायरेक्टली, ग्रिड भी नहीं है ना हमारे पास, तो डायरेक्ट ग्रिड में नहीं जाने की वजह से अपग्रेडेशन नहीं हुई ना। तो ये जो कायदम का जो भावलपुर में प्लांट है, वहाँ भी इसकी प्रॉब्लम जो है। लॉस की वजह ये है 12 जो इसका जो एवरेज आ नहीं रहा है 12 तो हमेशा ही आएगा, 12 का इससे चाहे कोई ग्रिड में ताल्लुक दे भी नहीं, दे देंगे इसका आप ये ताल्लुक ना। किस चीज से सर? सुबह को 80-90 मिलेगा, शाम को आपको 0 मिलेगा। तो व्हाई इज सोलर पावर सो अट्रैक्टिव? देखिए उसके लिए फिर बैटरीज हैं, उसके लिए और That's तरीके a more हैं, फिर expensive वो option. एक्सपेंसिव है। तो देखें आपने ये देखना है कि आपकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरी थोड़ी शौक में मैं सोलर लगा लूँ। देखें एक आदमी टेक्सटाइल मिल लगाता है, वो कोई और मशीनरी लेता है, मैं कोई और लेता हूँ, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई वांट टू तो प्रोड्यूस। व्हाट यू सेइंग इज मेरे हिसाब से तो हाइड्रो यही पैसा हाइडल पे खर्च होता, तो रन ऑफ द रिवर पे तो जितने में सोलर प्लांट लगा इतने में हाइडल भी लगता और इतने दिन में लग जाता, और रन ऑफ द रिवर और आपको पूरा 90 मेगावाट देता पूरे सर। तो मैं अगर समझ सका हूं कि स्टोरेज फ्री में होता, जो स्टोरेज कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड टू गेट द फुल वो बहुत बेनिफिट। महंगा है सर, वो तो अभी तो महंगा एज ऑफ नाउ, बट मैं ये कह रहा हूं अगर शुरू में हो सकता है आगे चल के वो सस्ता हो जाए। मे बी जो सीपैक लग रहा है उसमें चाइना वाले कोई इंडस्ट्री लगा, क्योंकि चाइना जो अभी तक तो सर सीपैक भी हमें क्लियर नहीं है, आगे जाके भी बात करो। 8 आउट ऑफ 10 जो बैटरी सीपैक में आपको पता है कि क्या होगा? नहीं, आप एनालिस्ट हैं, आप माशाल्लाह से यहाँ प्रोग्राम करें, मुझे बताएं सीपैक के 4 बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज क्या हैं? एक एनर्जी है, एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इज द मेन, एग्जैक्टली, एक रोड, एक आपका इकोनॉमिक जोन है, और चौथा मुझे याद नहीं आ रहा क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ लगेंगी, किस जगह लगेंगी, कहाँ होगा? अभी तो आपकी रोड पे ही तय नहीं हो रहा, कभी कोई रोड पे तो काफी काम हो गया है वैसे। रोड पे तो उन्होंने कहते हैं वो 720 किलोमीटर जो अच्छे खासा वो बन गया है, वो तो हो गया, लेकिन अभी उसका रूट का झगड़ा चलता रहता है, प्रोविंस exactly, डालते रहते, तो बहरहाल उसको भी ट्रांसपेरेंट करना जरूरी है, वरना वो कहीं काला बाग डैम ना बन जाए। और चाइना के अपने मसले मसाइल भी इतने हैं कि मे बी देयर इन्वेस्टमेंट दे माइट रीथिंक द होल आइडिया। नहीं 46 बिलियन जो है ना वो तो आएगा, वो भी कर्जे के तौर पे ही आएगा ना, वो भी आपको वापस करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड आएगा एक तरीके से, उस पर आपको इंटरेस्ट वापस करना, और बड़ा महंगा इंटरेस्ट होगा। अगर आपने उसे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया तो आपको जेब से देना पड़ेगा। तो और फिर मजीद कर्जा लेना पड़ेगा, तो फिर हमारे लिए तो अब जीडीपी से हमारा 90 बिलियन तो अभी हो गया है, हमारा जीडीपी एक कितना होगा ओवरऑल लायबिलिटीज एंड दैट, एग्जैक्टली। तो नहीं ओवरऑल नहीं, कर्जा ही सिर्फ है, बाकी इंटरनल अलग है, बाकी कुछ है, 90 बिलियन के करीब वी आर इन डेट।
तो अब ये पता नहीं कैसे वर्कआउट होगा, कैसे जो इस वक्त इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं दे मस्ट बी लुकिंग इनटू इट एंड आई एम श्योर दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे मस्ट बी हैविंग सम, वो सिर्फ ये नहीं होगा कि हम 2 साल बाद जो भी होगा अगली हुकूमत आगे, फिर अगली हुकूमत आगे, जैसे अब इस वक्त की हुकूमत पिछली हुकूमत को कह रही है ना, सब बेड़ा गर्क करके गए थे और हमें तो मिला ही खराब था, तो अगली आगे फिर यही कहेगी कि जी हमें तो मिला ही खराब था, हमें तो इतना सर्कुलर डेट मिला, हमें इतना वो फॉरेन डेट मिला, इतना हमें लोकल डेट मिला, हमें ये नहीं मिला और ये कॉन्ट्रैक्ट कर गए, वो कॉन्ट्रैक्ट, ये नहीं होना चाहिए। या तो बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए पॉलिसी 10 साल के लिए। एनर्जी मिनिस्ट्री में कह के थक गया, जब तक एनर्जी मिनिस्ट्री इस मुल्क में नहीं बनेगी ये चक्कर चलते रहेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं होती ना। अगर अपना बोले जा रहा है नेपरा, अपना बोले जा रहा है पेट्रोलियम, अपना बोले जा रहा है पावर, अपना बोले जा रहा है वाटर, अपना बोले जा रहा है, तो ये सारी चीजें वाटर एंड पावर वन होना चाहिए, एक अथॉरिटी करने वाले तक नहीं, खुद इनके मैंडेट में है, हमारी मौजूदा हुकूमत के मैंडेट में पहला पॉइंट एनर्जी मिनिस्ट्री होगी जो कि हेड एक सीनियर मिनिस्टर हेड करेगा, लेकिन वो नहीं हो सकी किसी पॉलिटिकल वजह की बुनियाद पे। आप इंशाल्लाह शायद हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। तो मेरा अपना ख्याल ये देखें ना, 5 मिनिस्टर 6 मिनिस्टर हैं इस वक्त एनर्जी के, तो उनका आपस में भी कोऑर्डिनेशन जरा प्रॉब्लम हो जाता है ना। 2 पेट्रोलियम के हैं, एक एडवाइजर है, इसी तरह 2 उसके हैं पावर के, एक एडवाइजर है, तो 6 तो यही हो गए, फिर उसके बाद बीच में और लोग हैं, तो 10-15 आदमियों का कोऑर्डिनेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब तक कि अथॉरिटी ना हो ना, आपको गलत हो या सही हो, मेरी गर्दन अकाउंटेबिलिटी पे हो ना, कि भाई अगर मैंने सही डिसीजन लिया, देखिए डिसीजन सही भी होते हैं गलत भी होते हैं, ये आप नहीं कह सकते किसी से कि आप डिसीजन ही ना लें, वो तो और भी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है। हाँ, डिसीजन लें, सोच समझ के लें, अच्छी नीयत से लें और लोगों से मशवरा करके लें, और अगर उसके बाद भी गड़बड़ हो जाती है तो देखिए ना, आप अपने काउंसिल ऑफ सीसीआई जो बनाया हुआ है, आई थिंक दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल थिंग, बट नोबडी उसमें जो लोग हैं ना उनको पता ही नहीं है ना कि करना क्या है, नहीं हो पाती, तो चीजें बनी हुई हैं, लोग जाते हैं। ऐसे तो आपकी एपेक्स कमेटियां भी बनी हैं, ये भी बनी है, उसका भी हशर आपने देख लिया। अब 11 महीने रह गए मिलिट्री 21 अमेंडमेंट के लिए भी, तो 11 महीने के बाद 21 अमेंडमेंट भी नल एंड वाइट हो जाएगी, तो लोग अपना अकाउंटिंग में लगे हुए हैं बस। सर, ये जो लाइन लॉसेस एक बड़ा एक इशू है, क्योंकि आप भी उसमें इंडस्ट्री में रहे हैं, तो ये इस पावर जनरेशन पे तो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है कि हम नए इतने मेगावाट 18,000 लगा देंगे 2018 तक, बट जहाँ से मेन इमीडिएट कंट्रोल आ सकता है उस पर कोई एक्शन नहीं है अगेन, तो उसके लिए कुछ सर देखें 3 हिस्से होते हैं, एक जनरेशन होती है, एक ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज होती है, फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और फिर उसके कंज्यूमर एंड होता है। हमारा इन चारों चीज़ों पे कोई ख़ास जोर ही नहीं है, अभी हमने कोई एलोकेट ही नहीं किया, कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है, और कलेक्शन जो कंज्यूमर मैंने बात की ना, वो कलेक्शन है, कलेक्शन भी हमारा बहुत कम है। हम करते ही 60% बिल है, उसका भी हम 95 या 90, कहीं 50, कहीं 55 लेते हैं, तो इसका मतलब है सर्कुलर डेट जो है ना, वो 45 रुपये हर 100 रुपये पे आ जाता है। तो मेरा जो मशवरा होगा एनर्जी के मैनेजर्स के लिए वो ये है कि वो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, इन सब की एफिशिएंसी पे जोर दें, क्योंकि बढ़ाने से बेहतर है कि आप अपना मौजूदा प्लान को एफिशिएंट कर लें, तो वो भी एक एडिशन होता है बगैर, और वो सस्ता होता है, उससे प्राइस कम होगी। एडिशनल से प्राइस कम नहीं होगी, क्योंकि नया पैसा लग जाएगा, नया कैपेक्स लग जाएगा, नया ओपेक्स हो जाएगा, और फिर नई ट्रांसमिशन लाइन डालेंगे। तो मेरा कहने का मकसद है कि जो मौजूदा इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी एफिशिएंसी जो है बहुत लो है, बहुत लो है। जो हमारे जनरेशन भी है ना, वो भी मेरे ख्याल 30 से नीचे है एवरेज ना, 32, बांग्लादेश से भी 10 मेगावाट, 10% नीचे। उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने में सिर्फ 25-30% लगेगा, नया प्लांट लगाने में हमें बहुत पैसे लगते हैं, और सारी ये चीज़ें। तो मेरा अपना ज़ाती मशवरा है, वैसे तो उनकी मर्जी है, जो लोग बैठे हैं जिस तरह चाहें, कि वो इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एक क्लियर फोकस कमेटी बना दें, जिसका काम ही हो कि हर पावर प्लांट की एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी। वो बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारे पास 30-35 तो है ना टोटल, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने की, एक हाइडल की, एक इसकी तीसरी चीज़ वो रख दें, फ्यूल के ऊपर एक बना दें कि साहब इसको बस आपने इस्तेमाल करवाना है जो बेहतरीन है मुल्क के इंटरेस्ट में, और फिर इस तरह प्राइसिंग के ऊपर। तो इसमें जितने मशवरे के तौर पर डिसीजन गवर्नमेंट ले, डिसीजन वो लोग ना लें, वो उनको एक्सपर्टीज दें, जैसे कंसल्टेंट गाइड करता है, अपनी बातें बताता है, सुने सबकी, करें वही जो उनको। सिमिलरली फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज़ वेल, और ट्रांसमिशन के इसकी लॉसेस कैसे कम करें, नहीं हो सके बढ़ गए, सर्कुलर डेट बढ़ गया, रिसीवेबल्स बढ़ गए, तो ये इसका मतलब है कि जो भी काम किया वो सही नहीं हुआ, तो उसको फिर चेंज करें ना, स्ट्रेटजी चेंज करें, और फिर मैच को जीतें। डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज एक टर्म है, इंटर डिस्को टैरिफ
डिस्ट्रीब्यूशन को जो एक सब्सिडी देनी पड़ती है गवर्नमेंट सर को। इतनी कंपनियां बन गई हैं, देखें टोटल एनर्जी की मिनिस्ट्री तो हैं ही 2 और उनमें कोई 6-7 मिनिस्टर हैं, उसके बाद कमेटीज़ हैं, उसके जो एक तो प्राइम मिनिस्टर खुद हेड करते हैं, उसके बाद कोई 56 से 60 कंपनीज़ हैं, 13-14 तो पेट्रोलियम में है, इसी तरह उसमें है, फिर और पावर में है। तो ये जो 50-60 ओगरा है, नेपरा है, न्यूक्लियर है, फलाना है, डिमकाना है, PMD, ये सारी जो चीज़ें ना, ये 56 अलग अलग चेयरमैन हैं, उनके अलग अलग बोर्ड है, उनका अलग अलग वो है, और सारा गवर्नमेंट सेक्टर में है, PPL है, PSO है, फलाना। ये इतनी इनएफिशिएंट होती जा रही हैं सारी कंपनियां इस वक्त। अगर आप सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न के अकाउंट्स उठा के देखें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर UFG 7% गवर्नमेंट उन्हें अलाउ ना करती तो अभी ख़त्म हो गया। इसी तरह SNGPL है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखें, इनको मर्ज करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग एक जगह करें। इतने सारे मुल्लाओं में मुर्गी हराम हुई हुई है एनर्जी की, ये पता नहीं लोग क्यों नहीं, मुझे समझ में आता कि लोग इसको क्यों नहीं, ये वेरी हैवी वो है ओवरहेड, इसको कम करें, यानी ऊपर से ना जो इसकी पिरामिड है ना वो पतला करें, नीचे बढ़ाएं ताकि सस्ता हो और बढ़े। लेकिन वो इतना हैवीली ओवरलोडेड है ये वो टॉप ना, कि नीचे पिरामिड छोटा है ऐसे यूं और आगे आके यूं ऐसे बन गया एरो की तरह यूं करके। तो ये ऊपर वाले के लिए इतना, वहाँ थोड़े लोग हों, नीचे ज़्यादा लोग हों जो काम कर सकें डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आउटसोर्सिंग भी करें। इंटर टैरिफ वाला जो मैं बात कर रहा हूँ सर, इस पे मेन प्रॉब्लम ये है कि ये एक नेपरा प्राइस देती है और एक प्राइस मिनिस्ट्री देती है। तो व्हाई कांट बी दे बी, इधर 2 एलिमेंट्स हैं, व्हाई कांट दे बी दे सिट डाउन एंड हैव अ यूनिफॉर्म पॉलिसी। जैसे कहा कि इतने सारे यूनिट हैं वो आपस में बात ही नहीं करते। 2 ये ना सिर्फ नेपरा और एक मिनिस्ट्री है। नहीं सर, वो अलग प्राइस को डिस्कोस देती है, मिनिस्ट्री अपना एवरेज निकालती है, नेपरा कहती नहीं हमने तो टैरिफ इस बेसिस पे दिया था। अच्छा आप देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि IPPs को कोई तकलीफ नहीं है कि फ्यूल की प्राइस क्या हो, चाहे LNG की प्राइस पास थ्रू हो गया, आपको देना है। नहीं जो भी एक 100 रुपए पे फिक्स है उनके यूनिट। अब अगर वो 200 रुपए हो गया तो 100 रुपए आप देंगे, तो उनको क्या फर्क पड़ता है एफिशिएंट होना है नहीं होना। इसमें उनको डाले ना एफिशिएंसी, नहीं उनको बाउंड करेंगे नहीं। आपको 100 रुपए की अगर आप मुझसे फ्यूल लेते हैं तो आपको 200 रुपए का एनर्जी क्रिएट करनी है, मिसाल के तौर पर एक ऐसी कह रहा हूँ, ताकि आपका रिटर्न तो हो ना। वो तो जितना मर्जी जलाते रहे, उन्हें फर्क ही कोई नहीं है, जितने का तेल आया आपको दे देंगे वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में। ये कॉन्ट्रैक्ट के खेल होते हैं एक्चुअली ना। जैसे अब सर्कुलर डेट देने में भी आपने जैसे 480 दिया था, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप नेगोशिएट करते तो शायद आप बचा अभी दोबारा हम 663 बिलियन पे खड़े हुए, जिसमें 330 समथिंग इज तो प्रीवियस बिलियन और 330 जो है हम अभी करंट 100 बिलियन हो जाएगा अभी थोड़े दिनों में। बिल्कुल एग्जैक्टली। अभी ये LNG का जैसे ही शुरू होगा तो ये, क्योंकि देखें IPP तो देगा नहीं, उसको आगे नहीं देगी, वापडा नहीं देगी लेके, वो इनको नहीं देगा, तो LNG भी जो खर्च होगी उसके पैसे तो सर्कल तो वही है ना जो सर्कुलर डेट का है, उसी सर्कुलर। आपने कोई नया सर्कल तो नहीं बनाया ना, या कोई स्ट्रेट लाइन, एलिमेंट्स वही है, एलिमेंट्स वही हैं। तो वो एलिमेंट अगर फ्यूल पे नहीं चल रहा है तो LNG पे कैसे चलेंगे? मुझे कोई तरीका बता दें। एक आदमी चल ही नहीं पा रहा 2 टांगों पे, आप कहनी है इस सड़क पे वो दोनों टांगों पे चलेगा, एक सड़क पे 2 टांग से नहीं चल सकता, एक टांग से चलेगा। तो भाई ये तो बहरहाल हो सकता है कोई उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, लेकिन मैं इसलिए नहीं, क्योंकि मैं हुकूमत का पार्ट नहीं, मैं बाहर से बैठ के ना तनकीद करना बड़ा आसान है, मैं सब कुछ, लेकिन मैं सजेशन दे सकता हूँ बाहर से बैठ के, तनकीद नहीं कर सकता। मैं पॉजिटिव बात बता सकता हूँ। हो सकता है कोई सुन रहा हो इस वक्त और वो ये देखे कि यार ये बात तो सही कह रहे हैं कि ये सर्कुलर डेट उसी में आएगा जिसमें इस वक्त सर्कल चल रहा है, इसी में एक और आपने वेव डाल दी, तो वो हो सकता है उस पर गौर करें, तो वो हो सकता है गौर करें। हमारा काम यही है कि हम तवज्जो दिलाएं। हमारा काम ना ऑर्डर ना डिस्कशन कर, ये तनकीद करना है, ना हमारा काम उनको कोई वो कहना है, फोर्स करना है कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे। हम भी कोई अक्ल कुल नहीं है, कहने का मकसद है कोई भी अक्ल कुल नहीं है। जॉइंटली जो है ना कलेक्टिव एक्शंस जो है ना वो मुल्क को आगे ले जाते हैं, और जो इंडिविजुअल होते हैं ना जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, ये नहीं होती, वो मुल्क को नीचे ले जाते हैं। तो हमारी ये कलेक्टिव एक्शंस की, कलेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बड़ी फुकदान है। हम छुपा के रखते हैं हर चीज़ ना, ऐसे तो खामखा शक हो जाता है लोगों को कि नहीं भी होना होता है ना। मैं आपसे इस वक्त बैठा हुआ कागज़ छुपा रहा हूँ, आप यार क्या है दिखाओ ना, मैं आपके सामने रख दूँ, यार ले लो, हो सकता है आपको समझ ही नहीं आया इस पर लिखा क्या है। तो बात सारी ये है कि हम ट्रांसपेरेंसी ये होती है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन है, आप पहले कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट डाल देते वेबसाइट पे, कॉन्ट्रैक्ट लोग पढ़ लेते और पढ़ने के बाद कहते सर ये ठीक कर लें, ये ख़राब कर लें। इसमें डर क्या है? डरने की क्या बात है भाई? अगर आप कोई काम की बात वो ये ना कि जो चीज़ मतलब दे डोंट वांट टू शेयर सर्टेन थिंग्स विद अस, जो कि कर लें। मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट को हर चीज़ शेयर करनी चाहिए सिवाय स्ट्रेटेजिक चीज़ों के, जैसे
आपकी आर्मी की स्ट्रेटजी है या कोई और न्यूक्लियर स्ट्रेटजी है या हुआ है, उसको आप पब्लिक को नहीं बताते। लेकिन बाकी जो कमर्शियल डील्स हैं वो तो पब्लिक देखिए, पैसे तो मैंने देना है ना, मुझसे आप शेयर नहीं कर रहे हैं, मुझे आप मेरी कमोडिटी या मुझे ही आप कोई रॉ मटेरियल बेच रहे हैं जिससे मैंने फिनिश गुड बनाने, और मुझे पता नहीं कि मेरा रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है एक्चुअली। एग्जैक्टली सर, एक और चीज़ LNG है कि जो हमारी प्राइसिंग जो ऑयल की प्राइसेस नीचे आया है, ट्रेंड अराउंड 75% कम हो गई है। कल तो 26 लोवेस्ट था, आज तो दोबारा से थोड़ा सा बढ़ा है, 27%। वही चल रहा है ना, मैंने अब से एक साल से ये कह रहा हूँ कि 30-35 के दरमियान के ऊपर जो आ गया अब जो, लेकिन 26 में कभी मेरे ज़हन में नहीं था कि 26 इतना कम भी कभी हो सकता है। तो टीन्स की बात भी कर रहे हैं कि उसने 20 से भी नहीं चला जाए आगे जाए, क्योंकि देखें सबसे लोवेस्ट प्राइस जो है ना वो $9 है, $9 सॉरी, और सबसे हाईएस्ट जो प्रोड्यूसर है वो 56 पे करता है डॉलर। तो मेरे हिसाब से एवरेज जो आ रहा था वो 30 आ रहा था, लेकिन पता नहीं 26 कैसे हो गया। मैं ख्याल ईरान ने कुछ डाला, ईरान को जो अपनी सप्लाई बढ़ा रहा है और सब सऊदी अरब कम नहीं कर रहा। तो ये जो हमें जो उसका पास ऑन हुआ है इन पाकिस्तान प्राइसिंग, तो डू यू थिंक इट कैन बी डन मोर? या इन्होंने देखिए इसका सिंपल फार्मूला आम आदमी के लिए बता दो। $100 पे जो प्राइस थी ना, $100 का जब बैरल था, $100 का उस वक्त जो प्राइस थी, और अब 26 या 30 का बैरल है, उसको 3 महीने के एवरेज पे निकालें, क्योंकि आप जो ऑर्डर करते हैं ना वो 3 महीने का लेकन होता है और 3 महीने का पीरियड होता है, यानी आप अचानक प्राइस नहीं गिरा सकते, क्योंकि आज आपने जो ऑर्डर कर दिया आपने पैसे वही देने, तो 3 महीने बाद उसका इफेक्ट आएगा। जो अगला ऑर्डर देंगे ना, इस आज की तारीख में देंगे वो 3 महीने बाद सस्ता आएगा। तो इसलिए ये भी जहन में लोगों को रखना चाहिए। लेकिन अगर एवरेज में साल का निकालूं तो पूरे साल $30 रहा है। ओके, 2015 से सॉरी रुपया कहता हूँ मैं, डॉलर है, यानी 30 समझ लें एक फिगर है, 30 की फिगर, तो 100 से 30 मतलब 70%। अगर उस वक्त $100 मेरी डीजल की या उसकी प्राइस थी तो इस वक्त $30 होनी चाहिए, क्योंकि टैक्स तो उस वक्त भी देना। पास ऑन नहीं कर सकते ना ये लोग, अगर नहीं क्यों नहीं कर सकते, नहीं तो उस वक्त भी तो टैक्सेस, नहीं तो फिर आप टैक्सेस दूसरी जगह से लेना, आप यहाँ से, ये तो एक्सटॉर्शन हो गया। सर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, बड़ा वेरी काइंड ऑफ यू दैट यू हैव इनवाइटेड मी। नाज़रीन आपने देखा कि हुकूमत को एक मशवरा देना है कि वो एक्सपर्टीज आप जैसे लोग और लोगों से चीज़ों को शेयर करना शुरू कर दें, ताकि तनकीद खत्म हो जाए मीडिया से भी, और लोग खुश हो के कहें मुबारकबाद दें, मिठाइयाँ बांटें, मुबारकबाद दे रहे हैं, खुश मुबारकबाद दें। मैं हम देना चाहते हैं, हमें हमारा मुल्क है, हमें तरक्की करनी है। हम सर पॉइंट वेल टेकन, आई होप ये गवर्नमेंट भी इस पॉइंट को सुन सकेगी। नाज़रीन हमने डिस्कस किया LNG की प्राइस अभी भी, मैं तो उसको यही कहूँगा कि मुबारकबाद दे देते हैं हम भी, जैसे वजारत साहब ने भी दिया, बट आई थिंक देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क स्टिल के इसका असल इम्पैक्ट क्या होगा। वो हमारे जो एक्सपर्ट थे सोहेल वजार साहब वो कहते हैं कि 2-3 साल बाद चलेगा। मेरा ज़ाती ख्याल थोड़ा सा ये है कि हमें नजर आना शुरू हो जाएगा, जैसे उन्होंने भी कहा हमारे एक्सपर्ट ने कि सर्कुलर डेट अगर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली हमें आइडिया हो जाएगा कि डील अच्छी है बुरी है। अगेन माय पॉइंट वुड बी द सेम कि प्लीज़ बी ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा प्राइसिंग का शेयर करें हमारे साथ। अगर खाकान अब्बासी साहब कल उनसे हमने ट्राई किया था कॉन्टैक्ट करने का भी, अगर वो आके बताना चाहें कुछ, या गवर्नमेंट से कोई और भी, हमारे चैनल हमारा खुला हुआ है, प्लीज़ आके शेयर विद अस व्हाट इज़ द प्राइसिंग फार्मूला, और बेनिफिट जो है ना डिटेल में बताएं हमको कि डिटेल इसकी है क्या। नाज़रीन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। आपसे मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी विद अ न्यू टॉपिक एंड विद अ न्यू एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।